अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ स्ट्रेचिंग चैप्टर 4 की पार्ट 3 की वीडियो। मैं चैप्टर के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही इन टॉपिक्स को कवर करवाऊँगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। मैं अपने इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करूँगी टॉपिक्स वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में, कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वो है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक नेचर होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। अब फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ की लेंथ है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेच फोर्स को अप्लाई करूँगी तो ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की लेंथ है ना ये इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मैं अगर स्ट्रेच फोर्स को रिलीज़ करूँगी तो क्या होगा कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना वो दोबारा अपनी प्री स्ट्रेच लेंथ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। जो सेकंड आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी वो है विस्को इलास्टिसिटी। जो विस्को इलास्टिसिटी होती है ना ये टाइम डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ये सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, मैंने स्ट्रेच फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक है, इनिशियली क्या करेगा, ये जो स्ट्रेच फोर्स है ना ये रेजिस्ट करेगा इस स्ट्रेच फोर्स को। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रेच फोर्स को अप्लाई करती जाऊँगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और इस अपनी लेंथ को इंक्रीज़ कर लेगा। अब जैसे ही मैं स्ट्रेच फोर्स को रिलीज़ करूँगी तो जो विस्कोइलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं ना ये दोबारा अपनी प्री स्ट्रेच लेंथ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अपनी दोबारा उसी पोजीशन को गेन कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोइलास्टिसिटी। जो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है वो है प्लास्टिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की तो ये क्या करेंगे, ये अपनी न्यू और ग्रेटर लेंथ को अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्ट्रेच फोर्स को रिलीज़ करूँगी, ठीक है, स्ट्रेच फोर्स को ख़त्म करूँगी तो क्या होगा कि ये दोबारा अपनी प्री स्ट्रेच लेंथ के अंदर यानी कि इस लेंथ को गेन नहीं कर पाएंगे, ये अपनी न्यू और ग्रेटर लेंथ के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं कि इनके अंदर डिफॉर्मेशन हो गई है और ये दोबारा अपनी पोजीशन के अंदर वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की। उसके बाद आ जाता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़। अच्छा, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू मसल टिश्यूज़। जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके अंदर आ जाते हैं लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल, स्किन। ठीक है, ये सारे जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर अडियंस, क्योंकि ये कंट्रैक्ट नहीं हो सकते, इनके अंदर अडियंस और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसीलिए तो इनकी जो मोबिलिटी होती है कम हो जाती है। अब मैंने आपको बता दिया नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़। ठीक है, अब ये सारे जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यूज़ ये मिलके किससे बनते हैं। ठीक है, इनकी कंपोजिशन क्या है इन कनेक्टिव टिश्यूज़ की, कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, ये 3 टाइप के फाइबर से मिलके बनते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस से। किन किन से मिलके बनते हैं, 3 टाइप ऑफ फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस से। तो 3 टाइप के फाइबर्स हैं, इनके अंदर आ जाते हैं कोलेजन, रेटिकुलिन एंड इलास्टिन। ठीक है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना
इनका क्या फंक्शन होता है, इन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, स्टिफनेस प्रोवाइड करनी होती है टिश्यूज़ को, और उसके अलावा जो इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, इन्होंने रेजिस्ट करनी होती है टेंसाइल लोडिंग को। जो रेटिकुलिन फाइबर्स होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, इन्होंने बल्क प्रोवाइड करना होता है टिश्यू को। और जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं ना, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने इलास्टिसिटी प्रोवाइड करनी होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ को। उसके अलावा ये क्या करते हैं, इलास्टिसिटी तो प्रोवाइड करती हैं लेकिन स्मॉलर लोड्स पे। जब इनके ऊपर स्मॉलर लोडिंग आएगी तो ये क्या करेंगे, लेंथन हो जाएंगे। लेकिन जब हाई लोडिंग आएगी तो इनकी बोन्स जो होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये फेल हो जाएंगे इनके फाइबर्स। ठीक है, इसलिए स्मॉल लोडिंग के अंदर ये एफिशिएंट है और हाई लोडिंग के अंदर ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कोलेजन के अंदर एक बात और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोलेजन के अंदर ये है कि जब ये इनिशियली डेवलप कर रहे होते हैं तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो स्टेबल नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होती है कोलेजन, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग स्टेबल है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब जिन टिश्यूज़ के अंदर कोलेजन ज़्यादा होंगे वो वाले टिश्यूज़ के अंदर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, इनका बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अच्छा, जो ग्राउंड सब्सटेंस है ना, अब ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस होता क्या है, बेसिकली ये एक जेल टाइप सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये दो टाइप की चीज़ों से मिलके बनता है। फर्स्ट आ जाती है प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन से। जो प्रोटियोग्लाइकन्स का क्या फंक्शन होता है, इन्होंने हाइड्रेट करना होता है मैट्रिक्स को। उसके अलावा जो इनका सेकंड फंक्शन होता है, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने स्टेबल करना होता है कोलेजन नेटवर्क्स को। और जो थर्ड इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो ये है कि इन्होंने रेजिस्ट करनी होती है कंप्रेसिव फोर्सेस को। कौन सी फोर्सेस को, कंप्रेसिव फोर्सेस को। ठीक है, अच्छा, इसलिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन के अंदर, क्योंकि स्पाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही होती हैं। उसके अलावा ये वर्टिब्रास के अंदर प्रेजेंट होंगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स, और कार्टिलेजिस के अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन रीजन्स में ही पाए जाएंगे ना जहाँ पे इन्होंने रेजिस्ट करनी है कंप्रेसिव फोर्सेस को। और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उसके अंदर आ जाता है कि इन्होंने क्रॉस लिंकिंग करानी होती है, यानी कि इन्होंने कोलेजन नेटवर्क्स बनाने होते हैं। उसके अलावा इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को, मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। और जो थर्ड इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, इन्होंने स्पेस को मेनटेन करना होता है फाइबर्स के दरमियान में, ताकि एक्सेसिव क्रॉस लिंकिंग ना हो जाए फाइबर्स की। जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़, यानी कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं ना, अगर इनके ऊपर लोडिंग आएगी तो ये इसको किस तरह रेजिस्ट करते हैं, इनका क्या रिस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट। तो इस सब को हम कहते हैं मैकेनिकल बिहेवियर। अब जो मैकेनिकल बिहेवियर है ना, ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोलेजन पे, इलास्टिन पे, प्रोटियोग्लाइकन्स पे, ओरिएंटेशन पे, यानी कि फाइबर्स जो है ना वो किस तरह अलाइन हुए हैं कोलेजन पे। ठीक है, अब जिन सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर कोलेजन की प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा होगी ना, तो वो बियर कर सकते हैं टेंसाइल लोडिंग को। कोलेजन्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये 10% तक सिर्फ बियर कर सकते हैं टेंसाइल लोडिंग को। अब किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, जैसे ही टेंसाइल लोडिंग आएगी कोलेजन फाइबर्स के ऊपर, पहले तो ये अलाइन करेंगे, स्ट्रेटन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोडिंग को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो क्या होगा कि इनके अंदर टेंशन आ जाएगी फाइबर्स के अंदर, और जैसे ही हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे टेंसाइल लोडिंग को, तो क्या होगा कि जो कोलेजन फाइबर्स के दरमियान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वो जो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी ना वो ब्रेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब वो ब्रेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी तो जो फाइबर्स होंगे ना वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स होता है कोलेजन फाइबर्स का। जो इलास्टिन होते हैं ना फाइबर्स, अब जिन सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर इलास्टिन फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो 1
50% तक, ठीक है, अपनी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बियर कर सकते हैं टेंसाइल लोडिंग को। प्रोटियोग्लाइकन्स, अब जिन टिश्यूज़ के अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो बियर कर सकेंगे कंप्रेसिव लोड्स को, ठीक है। फोर्थ आ जाती है ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ओरिएंटेशन पे किस तरह डिपेंड करती हैं मैकेनिकल बिहेवियर, ओरिएंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेंडन्स, जो टेंडन्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना वो पैरेलल अलाइन होते हैं, ठीक है। पैरेलल अलाइन होते हैं इसलिए वो क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं टेंसाइल लोड्स को। स्किन के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते, इनकी रेजिस्टेंस की कैपेसिटी जो होती है ना वो कम होती है, ठीक है। इसलिए ये लोड्स वगैरह को इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आ जाते हैं लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल, फेशियास। इनके अंदर जो फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट होती है ना वो होती है, ठीक है, वेरी करती है इनके अंदर कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट, ठीक है। वेरी होने की वजह से क्या होता है कि ये रेजिस्ट करते हैं मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस को, ठीक है। लिगामेंट्स ये सारे हो गए, ठीक है। टेंडन्स के अंदर इधर, ठीक है। तो ये सारा था कि किस तरह अगर फाइबर्स की अलाइनमेंट चेंज होगी तो वो किस तरह से उनका रिस्पॉन्स भी सबका डिफ़र आएगा। आई होप सो कि आज के टॉपिक्स जो भी मैंने कवर करवाए हैं इन सब के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।